Hello everyone. Hey guys, how are you all? I hope you all are doing good. तो जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं हर पर्टिकुलर चैप्टर के, तो वो यहाँ पे उठाए जाएंगे एंड वी विल बी मेकिंग यू लर्न. तो गाइज जैसे तुम लोग देखोगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, और जबकि इसमें से 110% 2 क्वेश्चंस जेई में आते ही आते हैं. तो छोड़ना इज़ नॉट अ सोल्यूशन. तो तुम्हारा नंबर कैसे लेकर आओगे, है ना, हाउ विल यू बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन. तो उसके रेस्पेक्ट में वी हैव डिसाइडेड कि आज मैं तुम्हारे साथ 7-8 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, और सिर्फ क्वेश्चंस ही डिस्कस नहीं करूंगी, आई विल बी डिस्कसिंग विद यू दी कॉन्सेप्ट. उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और प्रीवियस क्वेश्चन जो बहुत ही रिसेंट 2022 में आए हुए क्वेश्चन है उनको करेंगे, ठीक है. और उस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन तुमसे अगर आगे से पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, तो वो सब तुम लोग कर पाओगे. देखो नाउ दिस इज अ क्वेश्चन. ये पूछ रहा है कि गिवन बिलो आर द ऑक्साइड्स Na2O, As2O3, N2O, NO, Cl2O7. आपसे पूछा गया इसमें से कितनी नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं. तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये तो एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आप बताइए. पेपर में नॉट ओनली एम्फोटेरिक, आपसे एसिडिक भी पूछा जा सकता है, आपसे बेसिक ऑक्साइड्स भी पूछी जा सकती हैं, आपसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी पूछी जा सकती हैं, और तुमसे एम्फोटेरिक के अलावा तुमसे न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी पूछी जा सकती हैं. यानी कि इन सभी तरह की ऑक्साइड्स तुमसे पूछी जा सकती हैं. तो जब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे आंसर करेंगे. अभी तो ये एमसीक्यू टाइप में है, ये क्वेश्चन तुम्हारा इंटीजर टाइप में भी हो सकता था कि तुमसे बोल देता कि नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बताओ जो कि एम्फोटेरिक है. इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है काफ़ी सारे बच्चों को आ भी गया होगा, है ना, सो यू माइट नो द आंसर. लेकिन हम ऐसे नहीं चलेंगे. माई एम इज़ कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक और न्यूट्रल का अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ऑक्साइड्स, तो तुम लोग कर पाओ. तो बिफोर डूइंग द क्वेश्चन वी विल गो विद द कॉन्सेप्ट. तो हम सबसे पहले ना, हमारा क्वेश्चन करना सिर्फ एम नहीं है, ये एम है कि इस तरह का क्वेश्चन क्योंकि जेई में हर साल आते हैं, तो वाई डोंट वी अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द एसिडिक एंड बेसिक. गाइस बहुत आसान भाषा में तुम्हें बताऊंगी कि हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं. एक होते हैं मेटल्स और एक होते हैं नॉन मेटल्स. क्या होते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है. तो हमारे जो मेटल्स होते हैं यूजुअली आप सबको पता है कि जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं, जिसमें से ग्रुप 1 तुम्हारा मेटल है, ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स तुम्हारे मेटल्स हैं, यानी कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये मैंने क्या कर दिया, जस्ट अ मिनट. हम लोग ग्रुप के एलिमेंट्स लिख रहे हैं, यानी कि लिथियम, ली, ना, क, रब से, ठीक है, यानी कि सीजियम तक. ग्रुप 2 में अगर मैं आई तो यानी कि सोडियम, यानी कि ना, मग, क्या कर रही हूँ मैं भी यार, है ना. लग रहा है एग्जाम का प्रेशर तुम्हारे ऊपर के साथ साथ मेरे ऊपर भी है ना. तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, बी, मग, का, सर, बा, रा, ठीक है. ये हमारे एलिमेंट्स हो गए जो कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं. अब अदर देन दैट हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी होते हैं, वो भी हमारे मेटल्स ही कहलाते हैं, है ना. डी ब्लॉक वाले भी ट्रांजिशन, मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल नहीं बता रही हूँ, मैं तुम्हें कुछ और बताने की कोशिश कर रही हूँ. तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो भी तुम्हारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं. जो एफ ब्लॉक वाले होते हैं वो भी तुम्हारे लेंथेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर भी मेटालिक बिहेवियर, इनके अंदर भी मेटालिक प्रॉपर्टी होती है. और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, यानी कि मैं ग्रुप 13, 14, 15 की बात करती हूँ, ठीक है, 16 की बात करती हूँ, 17 की बात करती हूँ, तो ये जो भी चीज़ें मैं येलो कलर से लिख रही हूँ, है ना, यानी कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम हो गया, यहाँ पे स, Cg, Sn, Pb हो गया, ठीक है, आपका Sn हो गया, Pb हो गया, ठीक है, या तुम्हारा ग्रुप 15 में N, P, As, Sb, Bi हो गया, ठीक है. ये कुछ एलिमेंट्स हो गए, तो दे आर ऑल्सो मेटालिक, ये भी हमारे मेटालिक हैं, ठीक है. ये कुछ भी हमारे मेटालिक है. तो ये सब एलिमेंट्स हमारे मेटालिक हैं, यानी कि एस ब्लॉक आर स्ट्रांगली मेटालिक. फिर डी, एफ और पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो हमें क्या ध्यान रखना होगा कि जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे जितना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा वो उतनी ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड्स बनाएगा. यानी कि इन शॉर्ट मैंने क्या कहा, जो मेटल्स होते हैं वो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड.
क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड, ये हमें ध्यान रखना होगा। और जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स अब कौन से हो गए, स्पेसिफिकली जो भी तुम्हारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स बचे हैं, ठीक है, दे आर दी नॉन मेटल्स। और जो तुम्हारे नॉन मेटल्स होते हैं, यानी कि जो ग्रुप नंबर 13 से लेकर 17 तक तुम्हारे जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये तुम्हारे को बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक बेसिक ट्रेंड। तो जैसे जैसे तुम्हारा मेटालिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा, और जो जितना ज़्यादा नॉन मेटालिक होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ यही नहीं होता है, हमारे पास कुछ ऐसे ऑक्साइड्स भी होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, और यानी कि जो कि न्यूट्रल होते हैं और एम्फोटेरिक होते हैं। तो एक लिस्ट हम लोग बनाएंगे ऐसे कौन से ऑक्साइड्स होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं और एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। यानी कि हमने एसिडिक और बेसिक तो समझ लिया। अब न्यूट्रल में आता है तुम्हारा जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप हो गया, CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। तुम्हारा NO हो गया, ये भी तुम्हारा न्यूट्रल होता है। अगर आपको दे दिया गया न्यूट्रल के केस में दैट इज़ N2O, ये N2O भी आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट एसिडिक, ये होना तो देखो नॉन मेटल का है, इनको एसिडिक होना चाहिए था, बट नो। कार्बन मोनोऑक्साइड अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये न्यूट्रल होता है। NO अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये भी न्यूट्रल होता है। N2O अपने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्या बोला मैंने, ये दिस इज N2O, तो N2O यहाँ पे अपने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। ये भी हमारा न्यूट्रल होता है। तो कुछ ऑक्साइड्स हमारे न्यूट्रल होते हैं, कुछ ऑक्साइड्स हमारे एम्फोटेरिक होते हैं। जैसे कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो बेरिलियम ऑक्साइड होता है, बेरिलियम कहने को तो ये मेटल है, लेकिन ये जो ऑक्साइड बनाता है दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एल्यूमिनियम जो होता है आपका Al2O3, ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाता है। इवन ये जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप नंबर 14 के, जैसे कि आपका SN2O3 हो गया, राइट, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। जैसे कि SNO हो गया, दिस इज ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर। सो देर आर मेनी अदर ऑक्साइड्स जो हमारे एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। एनीबडी विल टेल मी और कौन कौन सा हमारा न्यूट्रल होता है। वेरी गुड, एक बच्चे ने बोला, नमन ने, कि मैम जो वाटर होता है वो भी एक ऐसा ऑक्साइड है जो कि आपका क्या है, न्यूट्रल है। बिल्कुल, तो मैंने तुम्हें एम्फोटेरिक में क्या क्या बताया, बेरिलियम बताया, एल्यूमिनियम बताया, SNO बताया। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो Pb2O3, या फिर आप ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड हो गया, या तुम अगर इसमें यहाँ पे PbO लिख रहे हो या फिर PbO2 लिख रहे हो, ठीक है, एनी ऑफ द ऑक्साइड इफ यू आर राइटिंग, इट इज गोइंग टू बी एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है, ये आपका एम्फोटेरिक होगा। अदर देन दैट गाइस, एक हमारा जिंक एक डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। तो दीज आर द एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनमें ये एम्फोटेरिक क्यों है, क्योंकि इनके साथ, इनमें मेटालिक के साथ साथ नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी है, इसीलिए हमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को एक बारी गो थ्रू करना पड़ेगा। जिंक ऑक्साइड भी तुम्हारा एम्फोटेरिक होता है, क्योंकि जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जिंक यहाँ पे जा रहा होता है ना पीरियड नंबर 3 में, तो जिंक में हमारा मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ना शुरू हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर। अदर देन दैट मैंने तुम्हें SNO बताया, एंड SN2O3 भी अगर तुम्हारे पास है तो दिस इज ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर। एंड देर इज वन मोर ऑक्साइड दैट इज द Ga2O3। तो ये सभी ऑक्साइड्स तुम्हारे एम्फोटेरिक नेचर में होते हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रल में क्या क्या होता है। तो न्यूट्रल में मैंने तुम्हें बता दिया CO, NO, N2O, वाटर, और अगर एक और ऑक्साइड हमारा होता है दैट इज MnO। अगर ये आपको दे रखा है तो ये न्यूट्रल है। अगर तुम्हें न्यूट्रल की लिस्ट पता है, तुम्हें एम्फोटेरिक की लिस्ट पता है, और तुम्हें ये पता है कि मेटल्स वाले बेसिक बनाएंगे, नॉन मेटल्स वाले एसिडिक बनाएंगे, देन द क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्लियर। इसके अलावा एक और हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल मेथड, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये मैंने तुम्हें बताया ना, S ब्लॉक वाले मेटल्स, D ब्लॉक वाले मेटल्स, और ये सब मेटल्स होंगे, ठीक है, ये सब बेसिक बनाएंगे। अब हमारा एक और फंडा हमारा काम करता है, वो हमारा फंडा है दैट इज द इंटीग्रल मेथड। इंटीग्रल मेथड क्या कहता है, इंटीग्रल मेथड कहता है कि जैसे जैसे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्या बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी कि हमारे ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। सो इज दिस पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। लेट्स मूव बैक टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ने बोला गिवन बिलो द ऑक्साइड्स Na2O, ये क्या है, दिस इज अ मेटल, क्या होगा, बेसिक होगा। AS2O3, अभी अभी मैंने AS2O3 किस कैटेगरी में डिवाइड किया था, AS2O3, दिस इज आर्सेनिक, इट्स अ नॉन मेटल, NPAS SBBI। तो AS2O3 आपका क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी अ AS2NPAS SBBI, यानी कि ये नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, दे फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड, ये एसिडिक हो गया।
N2O अभी भी बताया, N2O और NO दोनों कैसे हैं, दे आर न्यूट्रल, इनके बारे में ध्यान देना पड़ेगा। क्लोरीन इट इज अ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड, राइट। तो बस खत्म हो गया, 5 ही गिवन थे। अब आपने इसने आपसे पूछा कि आपके पास एम्फोटेरिक कौन सा है, सो व्हाट वुड यू से एम्फोटेरिक कौन सा है, तुम्हें क्या लगता है, ये बेसिक हो गया, ये एसिडिक हो गया, ये न्यूट्रल हो गए। तो जो हमारा आर्सेनिक का ऑक्साइड है, दिस इज नॉन मेटल। लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखो तो NPAS, जब आप ऊपर से लेके नीचे जाते हो, NPAS SB और BI में जाते हो, तो यानी कि आप नॉन मेटालिक कैरेक्टर से मेटालिक कैरेक्टर की तरफ मूव कर रहे हो, राइट, मेटालिक कैरेक्टर की तरफ मूव कर रहे हो। तो आपका जो आर्सेनिक वाला ऑक्साइड भी होगा, ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम एम्फोटेरिक इन नेचर। सो एज पर दैट दिस आर्सेनिक ऑक्साइड is going to be amphoteric in nature. So we can say that, and the answer is going to be option number 1. Is this clear? Is this clear to everyone? How to decide? तो बेसिक में चला गया तुम्हारा प्योरली मेटल वाला Na2O, AS2O3 यहाँ आ गया, न्यूट्रल हो गए N2O और NO, और Cl2O7 is strongly acidic. So this is the way how you have to do. ठीक है, बिल्कुल सही। अब हम लोग चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर आ गया बी, दैट इज 1। पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के बाद हमारा अगला क्वेश्चन, डाइबोरेन। गाइस ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या कहता है, द क्वेश्चन सेज दैट कि आपको सही स्टेटमेंट बताना है, ठीक है, रिलेटेड टू B2H6 आउट ऑफ द गिवन ब्लो, जो भी स्टेटमेंट्स तुम्हारे दिए हुए हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चन, एक बारी एक काम करते हैं, B2H6 के बारे में पूरी रामकथा जान लेते हैं। अगर हमने B2H6 को बहुत अच्छे से समझ लिया तो हमें कभी इसके बारे में गलती नहीं होगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस बिल्ड आवर कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो जब हम लोग B2H6 की बात करते हैं, इसको बोला जाता है BH3 का डाइमर, है ना। क्यों बोला जाता है, इसको क्या पड़ी है डाइमर बनाने की, ये सोचने वाली बात है भैया, ये क्यों डाइमर बनना चाहता है, ये अकेला रह नहीं पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा। रीज़न बीइंग, आपने देखा जो बोरोन है ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है, यानी कि B यानी कि बोरोन। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 1s2, 2s2 और 2p1। तो यानी कि इसने कहा, अगर आप इसके लास्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को देखो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, यही लास्ट इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ना, दे पार्टिसिपेट्स इन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन आपने देखा तो दिस इज 2s2, तो यानी कि 1 और 2 और 2p1, यानी कि आपके पास था एक इलेक्ट्रॉन 2p1। अब हमने कहा यार बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड बनाना है, तो ये यहाँ गया, तो आपने देखा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हमने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को लेकर आते हैं, और हाइड्रोजन ने आया और इसके साथ बॉन्ड्स बना लिए, ये हाइड्रोजन ने बॉन्ड्स बना लिए, तो हमारा अल्टीमेटली जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो ये हो गया, दैट इज sp2। तो आपके बोरोन ने क्या किया, आपके बोरोन ने बड़े प्यार से कहा, लो मैंने sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना दिया, दैट इज दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और मेरे 3 बॉन्ड्स बन गए। लेकिन यहाँ पे आपको एक pz ऑर्बिटल खाली नजर आ रहा है, यानी कि मेरे पास ये एक pz ऑर्बिटल है जो कि खाली है, तो यानी कि अभी भी इसके पास कैपेसिटी है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, तो इसको डाइमर बनाना पड़ता है, वरना ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, कि किसी भी चीज़ का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा वो कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो B2H6 के केस में हमने क्या देखा कि हमारे 2 BH3 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, जैसे कि 1 2 3 हो गए, और यहाँ पे हो गया एक खाली p ऑर्बिटल। फिर सिमिलरली आई विल बी हैविंग 1, ये हो गया मेरे पास 1 2 3, यानी कि बोरोन ने 3 हाइड्रोजन्स के साथ बनाया, और एक हो गया इसके पास खाली p ऑर्बिटल। तो इसके पास और इसके पास, दोनों के पास एक एक खाली p ऑर्बिटल है। अब क्या किया कि ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्या ये हाइड्रोजन कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, नहीं, हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे बोरोन हाइड्रोजन के पास एक सिंगल बॉन्ड था। तो हमने कहा कि यार ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट डीलोकलाइजिंग इनटू दिस वैकेंट ऑर्बिटल, ये गए
वापस आने लगे, गए वापस आने लगे। इन्हें वापस आना ज़रूरी क्यों है? वापस आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वरना ये बोरोन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है कि ये इसको दे दे और इसकी ज़रूरत को पूरा कर दे। सो हियर वी आर हैविंग द डीलोकलाइजेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वी आर हैविंग द डीलोकलाइजेशन हो रहा है किसका? ऑफ द सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर का डीलोकलाइजेशन हो रहा है इनटू दिस वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, अब सिमिलरली ये वाला जो हाइड्रोजन का बॉन्ड था, इसमें भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे घूमना शुरू कर दिया, यहाँ पे घूमना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, जरा क्वेश्चन को वापस से ढंग से देखते हैं। हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारे पास था ये 3 बॉन्ड्स थे, लेट्स से ये 3 बॉन्ड्स थे, यहाँ पे भी तुम्हारे पास 1 2 और 3 बॉन्ड्स थे। ठीक है, ये बॉन्ड्स थे। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, शिट एक सेकेंड, हाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, तो मैंने इसे इस तरीके से बॉन्ड बना दिया और ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये मेरे 3 एटम्स हैं BHB, तो इन BHB के बीच में ये पूरा का पूरा एक बॉन्ड बन रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि मेरे पास ये 3 सेंटर्स हैं, आई एम हैविंग 3 सेंटर्स, बट इलेक्ट्रॉन पेयर तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही थे, तो यानी कि मैं इसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलूँगी। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास, अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आपके पास 1 2 और 3 ही सेंटर्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन पेयर तुम्हारा मूव कर रहा है। तो अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर मूव कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे भी तुम्हारे पास 3 सेंटर्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यानी कि हमारे पास निकल कर आया कि BHB ऐसा एक बॉन्ड है जिसे हम ब्रिज बॉन्ड कह सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक है, जिसमें सेंटर्स ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। ओके, तो ये वाला बॉन्ड हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही कहलाएगा, इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही कहेंगे। क्यों? यानी कि मॉलिक्यूल तो स्टेबल हो गया इस डीलोकलाइजेशन की वजह से। ठीक है, आप इसको रेजोनेट भी बोल सकते हो कि ये रेजोनेट कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्डेड पेयर रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि ये बॉन्ड स्टेबल तो हो गया डीलोकलाइजेशन की वजह से, लेकिन अभी भी ये डेफिशिएंट ही है क्योंकि 3 सेंटर्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन इज डेफिशिएंट। ओके, तो हमारे पास इस तरीके से हाउ मेनी BHB बॉन्ड्स, हमारे पास कितने BHB बॉन्ड्स हैं? वी हैव 2 BHB बॉन्ड्स, 2 हमारे पास BHB बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अब इस BHB बॉन्ड जो हमारा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम लोग मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे देखो मल्टीपल सेंटर्स इन्वॉल्व हैं। यूजुअली 2 लोगों में दोस्ती होती है तो बोला जाता है कि यानी कि बॉन्ड बन रहा है, यानी कि 2 लोगों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 लोग मिलके 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पे देयर आर मल्टीपल सेंटर्स इन्वॉल्व, तो इसको हम लोग मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग भी कहते हैं, मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड सुना है ना? एक होता है हमारा मल्टीपल बॉन्ड, वो अलग होता है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है सिंगल डबल ट्रिपल वाला बॉन्ड, ये मल्टीपल नहीं है, ये मल्टी सेंटर्ड है। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस। सो हियर वी हैव अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ये वाले जो तुम्हारे बॉन्ड्स हैं, ये वाले जो तुम्हारे बॉन्ड्स हैं BH ये वाले बॉन्ड्स, ये क्या हैं? सो यू हैव 4 ऐसे बॉन्ड्स हैं जो कि सिंपल से BH बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अब इस BH के बीच में क्या? एक सेंटर, दूसरा सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि दे आर सिंपली 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये मल्टी सेंटर्ड नहीं है क्योंकि ये तो एक नॉर्मल सा बॉन्ड है यार, है ना, ये एक नॉर्मल सा बॉन्ड है, ये मल्टी सेंटर्ड नहीं है। अब एक और बात तो मैं बताती हूँ कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, जब मैंने बोला ये BHB बॉन्ड इस तरह का बनता है, तो क्योंकि यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेट कर रहे हैं, है ना, तुमने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके घूम रहे हैं, तो दे फॉर्म अ बनाना लाइक स्ट्रक्चर। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं इसको ऐसे एक और बार इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, है ना। तो यानी कि ये क्या हुआ, हमने इसे ऐसे करके शो किया कि ये बनाना की तरह बॉन्ड बन गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस बॉन्ड को हम लोग बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसे करके आते जाते रहेंगे तो हम इसे बनाना बॉन्ड बोल देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो दिस इज अ मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड होता है, ये मैं बता दिया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो आप BH3 को तो बोल ही रहे थे कि BH3 एक लुईस एसिड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है।
लेकिन मैं बता दूं B2H6 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। B2H6 स्टेबल तो हो गया है ना बनाना बॉन्डिंग की वजह से, लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है, यानी कि अभी भी आप इसे लुईस एसिड ही बोलोगे। ऐसा नहीं है अब ये लुईस एसिड नहीं रहेगा, अभी भी ये लुईस एसिड ही रहेगा, क्योंकि जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है उसमें अभी भी डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट दैट यू नीड टू नो। अब ये जो हमारा बनाना बॉन्ड होता है, आई होप आई एम नॉट हाइडिंग, नहीं शायद मेरे से छुप रहा है ये, तो मैं थोड़ा सा साइड होने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, आई होप नाउ इज दिस विजिबल, है ना, तो ये अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। तो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से इज कि ये अभी भी एक लुईस एसिड है। ठीक है, ये बात आप समझो। और ये जो हमारी बॉन्डिंग होती है ये क्या होती है, ये जैसे ये वाले जो है ना, ये वाले जो हाइड्रोजन्स हैं दे आर इन प्लेन, ये प्लेन में होते हैं, ये एक प्लेन में होते हैं। ठीक है, ये प्लेन में होता है BH बॉन्ड, लेकिन ये जो ब्रिज बन रहा है ना ये प्लेन में नहीं होता। तुमने देखा है दो रोड के ऊपर जो ब्रिज बनता है, क्या वो प्लेन में होता है? नहीं ना, मतलब दो रोड्स को ज्वाइन करने के लिए लेट्स से मैंने एक पुल बना दिया, एक ब्रिज बना दिया, तो वो आपका क्या होगा, दैट इज नॉट इन प्लेन, वो प्लेन में नहीं है, तो दे आर नॉट इन प्लेन, इसीलिए मैंने इन्हें ऐसे करके बनाया है। ठीक है, यानी कि ये प्लेन में नहीं है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट ये ऊपर से ऐसे रेजोनेट करके बन रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं ये एक तरीके का। ठीक है, तो दिस इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, तो ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है ये। ठीक है, अब अगर ये सारी बातें तुम्हें क्लियर हो गई हैं B2H6 के बारे में, इसकी बॉन्डिंग के बारे में, इसके लुईस एसिडिक कैरेक्टर के बारे में, इसकी प्लेनैरिटी के बारे में, तो क्या हम इस क्वेश्चन को आंसर डिस्कस कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन कह रहा है इन B2H6 ऑल BH बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, क्या सारे के सारे BH बॉन्ड्स इक्विवेलेंट होते हैं? बताओ येस कि नो, क्या कहोगे? ऑफ कोर्स नहीं होते हैं, नहीं होते हैं ना। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इन B2H6 देर आर 4 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जो मैंने तुम्हें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बताए थे वो कितने बताए थे? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होते हैं? 2 ही तो होते हैं, है ना, तो इसने 4 बोला है, नहीं भाई वो 2 होते हैं, इसका मतलब तुम भी गलत हो गए। B2H6 इज अ लुईस एसिड, क्या ये लुईस एसिड होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है, क्योंकि जो बनाना बॉन्ड है दिस इज अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, अभी भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है ना, 3 लोगों का काम 2 इलेक्ट्रॉन से चलाओगे, मतलब ये हो गया खाना खाने के लिए 3 लोग बैठे हैं लेकिन मम्मा ने 2 ही प्लेट लगाई है ना, तो क्या होगा, डेफिशिएंसी तो रहेगी ना, पेट थोड़ी भरेगा। ठीक है, तो वो वाला सिचुएशन हो गया। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज एब्सोल्युटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। B2H6 कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बोथ BF3 एंड NaBH4। अब ध्यान से समझो, यानी कि ये आ गया तुम्हारा एक प्रिपरेशन मैथड, यानी कि ये ठीक था सी वाला पॉइंट। अब B2H6 सिंथेसाइज हो सकता है, आपको बोला गया BF3 प्लस NaBH4। चलो इस कॉन्सेप्ट को भी ख़त्म कर देते हैं, ताकि आगे से अगर तुमसे डाइबोरेन की प्रिपरेशन पूछ ली जाए तो तुम एक बार में बता दो। देखो बहुत सिंपल है, डाइबोरेन के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, डाइबोरेन के लिए मुझे बोरोन और हाइड्रोजन चाहिए। तो हाँ जी, BF3 में बोरोन का सोर्स तो है, ये मेरे को मिल रहा है बोरोन, बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट, दिस इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, जरा ध्यान से समझो, अगर ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये फ्लोरीन को हटा के हाइड्रोजन लगाएगा क्या? एब्सोल्युटली, रिड्यूसिंग एजेंट का काम ही होता है कि रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो बिल्कुल क्यों नहीं करेगा ये। तो यानी कि अगर तुम BF3 पे LiAlH4 लगा देते हो, या सोडियम बोरोहाइड्राइड लगा देते हो, या LiH लगा देते हो, या NaH लगा देते हो, कुछ भी लगा देते हो, तो आपका ये दे आर ऑल रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये सब फ्लोरीन को हटा के क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम ही होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इनका तो काम ही है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम करना। ठीक है, तो कोई नया पॉइंट नहीं है ये, तो आपको ये बात क्लियर हुई। और क्या क्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इसके हो सकते हैं? अब दूसरा लॉजिक समझो, अगर मैंने तुम्हें BCl3 दे दिया होता,
तो तुम क्या करते, बिल्कुल कर सकते हो, तुम इसको रिडक्शन करा सकते हो, यानी कि H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni से भी अगर तुम रिएक्शन करा दोगे तो ये क्या करेगा, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यानी कि क्लोरीन भगाएगा, हाइड्रोजन ऐड करेगा, यानी कि तुम्हारा B2H6 प्रिपेयर हो जाएगा, होगा नहीं होगा, प्लस HCl बन जाएंगे। नॉट ओनली दिस, अगर आपने इसका रिएक्शन BCl3 का रिएक्शन किसी हाइड्रोजन के साथ भी कराया होता तो भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते थे, तो भी आपका क्या होता, HCl निकल के भाग जाता और यहाँ पे तुम्हारा B2H6 बन जाता। BH3 तो बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि BH3 तो स्टेबल ही नहीं है, तो डाइबोरेन ही बनना है, और तो कोई तरीका है नहीं है। तो BCl3 हो गया, BF3 हो गया, इनसे प्रिपरेशंस हो सकती हैं, बड़े आराम से हो सकती हैं। नॉट ओनली दिस, यानी कि ज़रूरी नहीं है ये, अगर आपके पास बोरोन का ऑक्साइड है यानी कि B2O3 है तो भी तुम रिडक्शन करा सकते हो, ठीक है। यानी कि मैंने क्या बोला, B2O3, मेरे पास जगह कम पड़ गई इस कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है, क्या करें, यानी कि चलो यहाँ ले लेते हैं, अगर तुम्हारे पास B2O3 है तो B2O3 को भी आप लोग रिडक्शन करा सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से या किसी भी चीज़ से रिडक्शन कराओगे तो ये भी तुम्हारे को डाइबोरेन दे देगा, ओके, ये भी तुम्हारे को डाइबोरेन दे देगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। और एक और चीज़, एक हमारे पास एक और कंपाउंड होता है, यानी कि दिस इज़ दी थर्ड एंड दिस इज़ दी फोर्थ, एक हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है जिसमें ऑलरेडी बोरोन होता है और जिसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन होता है, और मुझे इससे अगर प्रिपेयर कराने में क्या करूँ, बहुत सिंपल है, इसमें बोरोन भी है हाइड्रोजन भी है, यानी कि मुझे डाइबोरेन मिल सकता है, बस मुझे सोडियम को भगाने की ज़रूरत है। मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे H2SO4 डाल देती हूँ, देखो क्या मज़े से मुझे मिलेगा, डाइबोरेन मिल जाएगा और जो सोडियम सल्फेट था उसे हमने सॉल्ट बना के भगा दिया। और ये जो B2H6 होता है, अच्छा मुझे बताओ सब लोग, B2H6 एक गैस होता है, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, क्या होता है, डाइबोरेन क्या होता है, मुझे जल्दी से बताओगे, डाइबोरेन क्या होता है, एक गैस होता है, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, व्हाट इट इज गाइस, डाइबोरेन इज अ गैस, डाइबोरेन हमारा एक गैस होता है, ठीक है, तो दिस इज अ गैस, और ये बहुत ही रिएक्टिव गैस होता है एंड इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव। B2H6 बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है, क्यों, क्योंकि ये जो इसका बॉन्ड होता है ना, अगर आपने ये जो स्ट्रक्चर बनाया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है, ये जो बनाना बॉन्ड है, दिस इज अ वीकर बॉन्ड। तो मैं आपको बता दूं, ये जो इसका ब्रिज बॉन्ड होता है, बनाना बॉन्ड, ये वीकर बॉन्ड होता है, और ये जो टर्मिनल बॉन्ड्स होते हैं ये इसके स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई रिएक्शन होगी तो इसका वीकर बॉन्ड टूटेगा और रिएक्शन देगा, ठीक है। सो व्हाट वी अंडरस्टूड इज कि बनाना बॉन्ड वीकर भी होता है, ये भी बात हम लोगों ने सीख ली, और डाइबोरेन की प्रिपरेशन भी हमें समझ में आ गई। इसका मतलब BF3 पे रिडक्शन करा के B2H6 बन सकता है, राइट, बिल्कुल। अब B2H6 एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है ना, ना मैम ने बताया था ब्रिज बन जाता है, और ब्रिज तो प्लेन में नहीं होता है, ऐसे वाला ब्रिज है ना, तो ऐसे वाला ब्रिज तो बिल्कुल भी प्लेन में नहीं होता है, तो B2H6 इज अ नॉन प्लेनर, ये तो नॉन प्लेनर था, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो व्हाट इज योर आंसर, कॉन्फिडेंटली आंसर करना है, क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C and D, that is this option number C, this has to be the answer। समझ आ गया, ठीक है। जो जो मैं बताती जा रही हूँ प्लीज उनको एज अ नोट्स बनाते जाओ, ठीक है, अभी भी नहीं बनाए हैं तो अभी भी बनाते जाओ, लिखते जाओ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। एक मतलब तुमने लगभग पता है 6-8 क्वेश्चंस कर लिए, मतलब एक से तरीके के, इतनी सारी नॉलेज अगर तुम्हें मिल गई है तो मज़ा आ रहा है, थैंक यू सो मच। अच्छा एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, अगर मज़ा आ रहा है तो जल्दी से सेशन को साथ के साथ लाइक भी कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्यों, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि तुम एक रेगुलरिटी से कंटिन्यूटी से पढ़ सको और हम तुम्हें पढ़ा सके, ओके। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अगर हम ये मेहनत कर रहे हैं तो हमारे सिलेक्शंस निकले, हमारे बच्चे सिलेक्ट हो, सिर्फ पढ़ा के सेशंस ख़त्म कर देना इज़ नॉट अ एम ऑफ अ टीचर, ना ही बच्चे का एम है ना ही टीचर का एम है। सो प्लीज़ टू मेक दिस फुलफिल यू प्लीज़ मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब करो, रेगुलर आना प्लीज़ यार, ठीक है। अब तो तुम्हें खुद ही रियलाइज़ हो जाना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। हमारे को आंसर जानने से मतलब नहीं है, देखो, क्योंकि क्वेश्चन पूरा का पूरा तो रिपीट नहीं होगा, बट हाँ उसके मिलता जुलता क्वेश्चन ज़रूर आता है, और इनऑर्गेनिक का तो ये पहचान होती है कि अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए ना तो आने वाला क्वेश्चन हो ही जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली घुमा फिरा के वहीं से क्वेश्चन बनते हैं।
अब क्वेश्चन है कि PCl5 तो हम सबने सुना है, तुमने मैंने सबने सुना है, बट NCl5 नहीं सुना है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्या कहानी हो सकती है? तो कहानी जानने के लिए हम बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये एलिमेंट्स किसके हैं, नाइट्रोजन और फोस्फोरस, इसमें अपना इंटरेस्ट शो करता है और इन दोनों को समझते हैं। तो गाइस जो हमारे ग्रुप नंबर 15 अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा जाता है, ये नाइट्रोजन फैमिली अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये पूरा, है ना। नाइट्रोजन फैमिली, बोरोन फैमिली और इनके कंपाउंड्स बहुत ही ज़बरदस्त पूछे जाते हैं। तो जब तुम नाइट्रोजन की बात करते हो, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, NPAS, SB और BI, ठीक है, हम इन सब की बात करते हैं एक बारी को। तो जब हम लोग नाइट्रोजन की बात करते हैं तो वी नो दैट इस फैमिली में, पूरी फैमिली में क्या होता है, हमारा जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP3, है ना, NS2NP3 हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आपको मैं इतना बता दूं, जैसे कि तुमने नाइट्रोजन लिखा तो दिस इज़ 1s2 2s2 2p3, मैं थोड़ा लंबा लेके जा रही हूँ बट हाँ वो बहुत ज़रूरी है इसीलिए लेके जा रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं था, ठीक है। 2s2 2p6 3s2 3p3, उसके बाद तुम्हारे पास 3d ऑर्बिटल यहाँ खाली होती है, फिर 4s ऑर्बिटल आती है जो खाली होती है। तो अगर मैं एक एनर्जी ऑर्डर में लिखूँ तो हमारा ये एनर्जी सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे आपको अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को पता करना है। तो ये हो गए तुम्हारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे ये हो गए तुम्हारे लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो द लास्ट शेल जो हमारी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, द लास्ट शेल दैट पार्टिसिपेट्स इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, वो क्या होगी, सेकेंड वाली होगी, यहाँ पे थर्ड वाली होगी, ठीक है। तो देखो जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो व्हेन ओनली द p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट्स, जब सिर्फ और सिर्फ NP के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट्स करते हैं, ओनली NP के 3 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट्स करते हैं, तो दैट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारे +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा NS2 और NP3 यानी कि 3 और 2 पूरे के पूरे 5 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो दे रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो यानी कि ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। ये बात हमारे को समझ में आई, +3 और +5, ठीक है। तो ये समझ आया। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, +5 को हम लोग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो इन शॉर्ट अब ये बोला जाता है कि जो हमारे नाइट्रोजन होता है ये +5 में ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स बनाना चाहिए, फोस्फोरस भी +5 में बनाना चाहिए, आर्सेनिक भी +5 में बनाना चाहिए, SB भी +5 में बनाना चाहिए। बिस्मथ में +5 स्टेबल नहीं होती है, +3 स्टेबल होती है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि अपना एम है कॉन्सेप्ट को समझना, हम सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन करने नहीं बैठे हैं, ठीक है। मैं और तुम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को समझने बैठे हो। तो जब हम लोग +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड नहीं बना सकते, इसका रीज़न क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। किस किस को पता है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की कहानी, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो बिस्मथ होगा वो BI, अब तुम क्या कह रहे हो कि BiCl3 तो बनाएगा ये, लेकिन BiCl5 नहीं बनाएगा। तो यानी कि बिस्मथ BiCl5 नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जब ये अपने 6th पीरियड में चला जाएगा तो देयर विल बी द f ऑर्बिटल, यानी कि तुम्हारे पास 4f ऑर्बिटल होगी, जिसमें f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है, और पुअर शील्डिंग की वजह से देयर विल बी द रिलेटिविस्टिक कंट्रैक्शन, और जिसकी वजह से आपका जो s इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली बस ये 3 ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करके रह जाएंगे। इसीलिए BiCl3 बनता है, BiCl5 नहीं बनता है। SB में हम कह सकते हैं कि SbCl3 और SbCl5 दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। आर्सेनिक में भी AsCl3 और AsCl5 दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। जब तुम P की बात करते हो तो P में तुम्हारा PCl5 ज़्यादा स्टेबल होता है, दिस इज मोर स्टेबल, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ +5 इज मोर, है ना, रादर देन PCl3। होता तो ये भी है, ठीक है, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं कंपाउंड्स, बट ये ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्वेश्चन आया कि यार NCl3 और NCl5 दोनों ही एग्जिस्ट करने चाहिए,
दोनों ही एग्जिस्ट करने चाहिए, तो ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है। अब क्वेश्चन है कि NCl3 और NCl5, अब देखो मैं यहीं पे ख़त्म नहीं करूँगी, मैं तुम्हें ये भी बताऊँगी कि NCl3 के साथ क्या स्पेशल है जो तुम्हें जानना चाहिए और NCl5 के साथ क्या स्पेशल है जो तुम्हें जानना चाहिए। अब सुनो मेरी बात, जो NCl5 होता है वो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि नाइट्रोजन अपना 5+5 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो स्टेबल है, लेकिन वो 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता है। वाई? क्योंकि नाइट्रोजन के केस में वी जस्ट हैव मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल्स, यानी कि तुम देखो यहाँ पे जरा 2s2 2p3 के केस में तुम्हारे पास क्या है, S और 3p, यानी कि मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं, मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बन सकते हैं। तो नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी है दैट इज 4, तो यानी कि नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन ओनली फॉर्म्स द कोवैलेंट कंपाउंड। पहली बात तो ये आयनिक कंपाउंड बनाता ही नहीं है, ओनली कोवैलेंट बनाता है, ठीक है। और इसमें भी क्या हुआ, अब नाइट्रोजन के पास कितने हैं, मैक्सिमम इसकी कोवैलेंसी क्या होती है, मैक्सिमम कोवैलेंसी इज 4, तो यानी कि ये 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता है बिकॉज देयर इज नो डी ऑर्बिटल, नो डी ऑर्बिटल, राइट। लेकिन जो पी फॉस्फोरस के केस में हमने देखा कि मेरे पास s ऑर्बिटल भी है, मेरे पास p ऑर्बिटल भी है और मेरे पास d ऑर्बिटल भी है, राइट। तो फॉस्फोरस अपनी कोवैलेंसी को एक्सपैंड कर सकता है और 6 बॉन्ड्स तक बना सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस, 6। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाएगा, लेकिन फॉस्फोरस मैक्सिमम 6 बॉन्ड्स बना सकता है, 6 बना सकता है, मैक्सिमम 6 बना सकता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन उसके पास डी ऑर्बिटल है, ये रीजन हुआ कि हमारा +5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आपने कहा एक और क्वेश्चन जेई में पेपर में बहुत पूछा जाता है, व्हाट अबाउट NCl3, क्या NCl3 एग्जिस्ट करेगा? आपका अगला क्वेश्चन मेरे से ये होगा, मैम एक बात बताओ, आपने NCl5 मना कर दिया, फिर तो NCl3 एग्जिस्ट करना चाहिए क्योंकि इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 3 बॉन्ड्स बना भी सकता है। बट नहीं, NCl3 इज वेरी वेरी एक्सप्लोजिव, ये भी बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। क्यों होता है? दिस इज़ वेरी वेरी अनस्टेबल, यानी कि ये टूट जाता है, किस में टूट जाता है, N2 में और क्लोरीन में टूट जाता है। रीज़न क्या होता है, नाइट्रोजन एक स्मॉल साइज एटम है, ठीक है, एक स्मॉल साइज एटम है, तुमने कहा हम बड़े बड़े ग्रुप्स मिलके उस पर कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे पॉसिबल है यार बताओ जरा। जब तुम ली बे बक न अफ में जा रहे हो, नाइट्रोजन के पास आए, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट हो गया, अब तुम इस पर बड़े बड़े ग्रुप्स को कोऑर्डिनेट कराओगे तो बताना उनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं पड़ेगा, बेचारा लोन पेयर कहाँ जाएगा, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, रिपल्सिव इंट्रैक्शन होता है। रिपल्सिव इंट्रैक्शन होने की वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन एक छोटा साइज का एलिमेंट हो गया, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ब्रेक डाउन कर जाता है। एक और बात तो मैं खास बताती हूँ, जब हमारा एक तो पहला हो गया कोऑर्डिनेटिंग साइट का ये इशू आ रहा है, फिर दूसरा हमारा रीजन हो गया कि ये जो हमारा नाइट्रोजन होता है, राइट, अगर तुम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, NCl3 ड्रॉ करोगे, तो नाइट्रोजन होता है तुम्हारा 3.0 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है, और जो क्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है, 2.8 समथिंग होती है ना, 2.8 समथिंग होती है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये नाइट्रोजन की पोलैरिटी इस तरह से इस डायरेक्शन में होती है, तो यानी कि नाइट्रोजन इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ N पे -1 है और Cl पे +1 का चार्ज है, राइट। तो जो क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन होता है दिस एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या करता है, ये क्लोरीन बिहेव करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मेरे नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू N2, और जो नाइट्रोजन है दिस एक्ट एज अ रिड्यूसिंग रिएजेंट और मेरे क्लोरीन को रिड्यूस कर देता है इनटू Cl2, और ये हमारे इतने एक्सप्लोजिव होता है और ये मॉलिक्यूल अपने आप में ब्रेक डाउन हो जाता है, अगर तुम इसे थोड़ा सा भी हीट करोगे, है ना, तो इट बिकम्स एक्सप्लोजिव इन नेचर और ये टूट के तुम्हें N2Cl2 दे देता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब गलती नहीं करोगे, इसका मतलब हमने देखा कि NCl3 और NCl5 दोनों के साथ गड़बड़ है। कहने को तो हम कहते हैं कि ये कंपाउंड्स +3 और +5 में एग्जिस्ट करते हैं, बट हेलाइड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऑक्साइड्स एग्जिस्ट करते हैं। आप यहाँ पे N2O3
N2O3 और N2O5 तो बना सकते हो, ये +3 में हो गया, ये +5 में हो गया, ये तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हेलाइड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे ना, राइट तो यानी कि +3 +5 में कंपाउंड तो एग्जिस्ट करता है नाइट्रोजन का, बट वो ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, बट नॉट दी हेलाइड, यानी कि NCl3 या NCl5 एग्जिस्ट नहीं करते हो, दोनों के अपने अलग अलग रीजंस हैं। ओके तो ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी बोल दोगे। तो PCl5 इज वेल नोन बट NCl5 इज नॉट। अब चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव होता है फोस्फोरस से, इस वजह से नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, इस वजह से कैटिनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन देन फोस्फोरस, या साइज ऑफ फोस्फोरस बहुत बड़ा होता है देन दी नाइट्रोजन। व्हाट इज द रीजन? पता है आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर बी। ये कंपैरेटिवली बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना, लेकिन मेरा एम तुम्हारे को था कि अगर पेपर में तुम्हें NCl5 PCl5 NCl3 PCl3 कुछ भी नजर आ गया तो तुम उस क्वेश्चन को फोड़ कर आने वाले हो, राइट। तुम ऐसा नहीं है कि उसको देखकर चले आओगे, ठीक है। तो इजी से लेके टफ कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए, यू मस्ट बी रेडी टू आंसर इट। ओके चलो अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम लोगों ने कर लिया है। चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो अभी PCl3 पे और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, अभी खत्म नहीं हुई है कहानी। विच कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। मैंने तुम्हें बोला कि PaCl3 पे पानी डाल दो, A + HCl बन जाएगा, और A पे पानी डालोगे तो B + HCl बन जाएगा। द नंबर ऑफ आयनाइजेबल प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट B, यानी कि जब तक मुझे B पता नहीं चलेगा मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, राइट समझ आया सबको, राइट ओके। चलो अब बात करते हैं कि हाउ द रिएक्शन अकर्स, ठीक है, ये रिएक्शन कैसे होता है। हाँ जी चलो अब हमने बात किया कि वी वर हैविंग PCl3, तो पहले मैं तुम्हें इतना बता दूं कि तुम PCl3 पर अल्टीमेटली क्या कर रहे हो। PCl3 सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है कोई? मुझे जल्दी से बताएगा PCl3 का रिएक्शन क्या होगा। PCl3 इतना टफ नहीं है क्वेश्चन करना, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, PCl3 के बारे में जानते हैं। PCl3 का हाइब्रिडाइजेशन पता है क्या है? PCl3 का हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री क्या बनाऊं मैं, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, कुछ भी बोल दो। हाँ हाइब्रिड नंबर रूल पता है, हाफ ऑफ। कहोगे मैम जबरदस्ती क्वेश्चन खींच रहे हो, हाँ खींचना पड़ेगा ना, सिखाना भी तो है तुम्हें बहुत कुछ। तो यानी कि फोस्फोरस के पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 5 हुए। यहाँ पे कितने मोनोवैलेंट एटम्स हैं? 3 ही है, चार्ज तो कोई भी नहीं है, यानी कि खत्म हो गया। यानी कि क्या आया, हाफ ऑफ 8 कम्स आउट टू बी 4 यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज आया। और जब तुम्हारे पास हाइब्रिड नंबर 4 आता है तो 4 में से नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड आर 3, तो यानी कि 3 बॉन्ड पेयर्स। इस तरह के भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इतना लेंदी करके करा रही हो। और एक लोन पेयर होगा, तो यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 3 बॉन्ड पेयर्स है, एक लोन पेयर है, ठीक है। बहुत सिंपल सा हो गया। तो यानी कि ये हो गया लोन पेयर, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, और ये हो गया क्लोरीन, ठीक है। अच्छा फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, अभी करके चुके हैं। तो PCl3 यानी कि फोस्फोरस 3 ही बॉन्ड्स बना रहा है, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अपना, ठीक है। अच्छा अब पहले तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मेरे पास PCl3 है तो मैं उसका हाइड्रोलिसिस कराना है, ठीक है। आप बस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो एंड योर आंसर हैज़ टू बी वेरी इजी। यानी कि PCl3 का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। पानी तो एक न्यूट्रल स्पीशीज है, राइट पानी एक न्यूट्रल स्पीशीज है, PCl3 अपने +3 में है, तो ये कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग रिडक्शन थोड़ी कर रहा है, ये तो न्यूट्रल है, शांति से बैठा हुआ है, बस उसको तुम डाइल्यूट कर रहे हो, राइट। तो ये क्या करेगा, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का ही कंपाउंड बनाएगा, यानी कि ये H3PO3 बनाएगा या H3PO4 बनाएगा। अब आप मुझे अपना आंसर बताओगे, ठीक है। यू विल बी टेलिंग मी योर आंसर कि H3PO3 होना चाहिए, H3PO4 होना चाहिए, या HPO3 होना चाहिए। व्हाट शुड बी द आंसर? सुनो जरा, यहाँ पे PCl3 अपना +3 में है, तो जो आपका, अब ये जरा देखो ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
ये है तुम्हारा +3 में, H3PO4 +5 में, HPO3 +5 में, POCl3 +5 में। आपको पता है क्या आंसर बनेगा? वेरी गुड नामन, आंसर ए बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जब आप इसमें पानी डाल रहे हो, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ी हो रही है, ये कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है जिसका बस चलेगा +3 से +5 बना देगा। कैसे बना देगा? ये सिंपल इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदलेगा नहीं, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहना चाहिए। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लुक फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे क्वेश्चंस को आसान कर देता है। ऑक्सीडेशन स्टेट बदलेगा नहीं, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन सेम ड्यूरिंग। तुमने पानी तो डाला है, उसको हाइड्रोलिसिस ही तो किया है, हाइड्रोलिसिस किया है, समझ रहे हो, उसको ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं किया है। तो आप अपने क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो एंड गेट योर आंसर, डोंट बी कंफ्यूज। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा था कि हम तो बारी बारी पानी डालेंगे। पहले हम इतना पानी डाल रहे हैं कि बस एक ही HCl निकल रहा है, फिर हम इतना पानी डाल रहे हैं कि एक और HCl निकल रहा है। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, इफ़ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3, आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ना, और आप क्या कर रहे हो, इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H और OH लगा, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लगा, यानी कि एक तुमने लगाया, एक का रिएक्शन कराया, एक का हाइड्रोलिसिस कराया, तो क्या आंसर आएगा, सॉरी, हाँ, क्या आंसर आएगा, यानी कि PCl2 और OH आ गया, ठीक है, विद द लॉस ऑफ 1 HCl मॉलिक्यूल। सो दिस इज योर प्रोडक्ट ए। अब इसने बोला कि ए को आप वापस से H2O से रिएक्ट कराओ। तो यानी कि जब मैं इसको वापस से एक और H2O से रिएक्ट कराऊंगी तो एक H और एक ही OH आया, राइट। तो क्या बन रहा है तुम्हारा, यानी कि POH का होल ट्वाइस Cl प्लस एक और HCl निकल गया। सो दिस इज माई प्रोडक्ट बी। आया समझ में? हाँ जी। और ये क्या हो गया, H2PO2Cl, राइट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 तो है, ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी बदला है। अब जरा देखो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, यानी कि P पे एक Cl की जगह OH लग गया, एक Cl की जगह OH लग गया, एक Cl का Cl ही रहेगा और ये लोन पेयर है। सो हाउ मेनी आयनाइजेबल प्रोटॉन्स आर देयर, कितने प्रोटॉन्स है जो आयनाइज करेंगे? व्हाट्स योर आंसर? मैं एक एक करके वाटर डाल रही हूं, मैंने भर भर के पानी नहीं डाला है। हाउ मेनी आयनाइजेबल प्रोटॉन्स आर देयर? 2 आयनाइजेबल प्रोटॉन्स आर देयर। दो ही तो आएंगे, सो योर आंसर इज 2 ionizable protons are there. Clear? So here we have the answer 2. ये करना था, okay? हाइड्रोलिसिस कराना था. This is the way. And the oxidation state कभी नहीं बदलता है, it will remain +3. अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये अगला क्वेश्चन वापस से बहुत अमेजिंग है और तुम देख रहे हो नाइट्रोजन फोस्फोरस। ये सारे क्वेश्चंस ना मैंने JEE 2022 के पेपर के लिए हैं जो कि जून अटेम्प्ट में आए थे। तुम चाहो तो पेपर खोल के देख लेना, ये जून अटेम्प्ट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यानी कि नाइट्रोजन और फोस्फोरस बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये नाइट्रोजन फैमिली इज अ इम्पोर्टेंट फैमिली। अब एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। सो ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट, ओके। अब क्वेश्चन आया कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कि ए पे कोई एल्कलाई डालेंगे तो बी बनेगा, ठीक है, एंड बी इज एन ऑक्सो एसिड ऑफ फोस्फोरस विद नो पीएच बॉन्ड, देन ए इज। आई थिंक दिस इज द एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। वो कैसे फिगर आउट करते हैं, यानी कि तुम्हें बोला गया कि ए पे कोई एल्कलाई डालोगे, एल्कलाई यानी कि लेट्स से मैंने NaOH डाल दिया तो मुझे बी मिल रहा है एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो जो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, किस पे डाल रहे हो तुम, कुछ भी हो सकता है। अब उसने कहा जो बी है दिस इज एन ऑक्सो एसिड, किसका ऑक्सो एसिड है, फोस्फोरस का, ऑक्सो एसिड ऑफ फोस्फोरस। तुम्हें सारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फोस्फोरस पता है क्या क्या होते हैं, यू नो ऑल दी ऑक्सो एसिड्स ऑफ फोस्फोरस। फोस्फोरस क्या क्या ऑक्सो एसिड्स बना सकता है नहीं आइडिया? H3PO2 होता है, H3PO3 होता है, H3PO4 होता है, HPO3 होता है ना, HPO3 का होल N हो तो करके होता है। तो जब H3PO2 होता है तो फोस्फोरस +1 में होता है, H3PO3 में तुम्हारा फोस्फोरस +3 में होता है, H3PO4 में +5 में होता है ना।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज दिस राइट और रॉन्ग? जल्दी बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी आती है ना। HPO3 होता है तो ये भी तुम्हारा +5 में होता है, सो दिस रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मेटा, यानी कि n नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी कंबाइन हो जाएगी, राइट। अब मैं तुम्हें इतना सब बता रही हूँ तो कुछ कुछ चीज़ें और बताऊंगी। जब ये हमारे +3 में होता है तो हम इसे बोलते हैं फोस्फोरस एसिड। सुनो मेरी बात, +3 और +5, अभी अभी मैं फोस्फोरस के बारे में तुम्हें समझा के चुकी हूँ कि +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना फोस्फोरस का धर्म है। क्यों? क्योंकि जब NH2 और NP3 कॉन्फ़िगरेशन होती है तो अगर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो +3 बनेगा, दो पाँचों जा रहे हैं तो +5 बनेगा। तो ये दो बहुत ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। क्या होती हैं? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं उनके लिए एक वर्ड आता है, दैट इज ऑर्थो वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, मोस्ट कॉमन, उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ऑर्थो। तो इनके आगे हमेशा हम लिखेंगे ऑर्थो, ऑर्थो, ठीक है। अब ये क्या है? ये है फोस्फोरस का एसिड। अब ये आएगा फोस्फोरस, इसमें मैंने लगाया अस और मैं यहाँ पे लगाऊंगी फोस्फोरिक। अब समझो इसमें क्या डिफरेंस है। तो जब आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हो तो एक आता है नॉमेनक्लेचर के हिसाब से और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस आता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द थिंग, ओके। तो ये हो गए फोस्फोरस एसिड और ये हो गई फोस्फोरिक एसिड, ये दो बातें हो गई। अब तुम्हारा है HPO3, तो HPO3 यहाँ पे भी तुम कहोगे मैम ये भी तो +5 है, लेकिन ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें n नंबर ऑफ यूनिट्स कंबाइन होंगे। तो मैं इसको फोस्फोरिक एसिड तो कहूँगी क्योंकि +5 में है, तो मेरा काम है इसको फोस्फोरिक बोलना। ऑफ कोर्स मैं इसे फोस्फोरिक बोलूँगी, लेकिन मैं यहाँ पे इसमें मेटा वर्ड यूज़ करूँगी। सो व्हाट डज दिस मीन कि जब आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है तो आप उसे मेटा बोलते हो, ठीक है, तुम उसे मेटा बोलते हो। अब एक और क्वेश्चन आया, मैम ये +1 है, इसका क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, राइट। तो जो +1 है, दिस इज अ वेरी वेरी अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बहुत ही अनकॉमन है ना। यानी कि हमने पता है कि +3 और +5 होती है यार मोस्ट कॉमन, तो ये तो अनकॉमन है। तो अनकॉमन के लिए हम लोग हाइपो वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हाइपो, हाइपो। और क्योंकि ये लोअर साइड में जा रहा है, +1 तो एक कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसमें आएगा हाइपोफोस्फोरस एसिड, फोस्फोरस एसिड। तो यानी कि इतने सारे हमारे ऑक्सो एसिड्स होते हैं। अब इसने कहा कि आपका जो ऑक्सो एसिड है वो उसमें कोई भी पीएच बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो यानी कि जितने भी ऑक्सो एसिड्स होते हैं, यानी कि तुमने फोस्फोरस का जो भी ऑक्सो एसिड्स होते हैं, अब उनमें ध्यान रखो कि दे विल बी हैविंग अ डबल बॉन्ड O। 110% उनके पास ऑक्सो एसिड का मतलब ही ये है कि उसके पास एक ऑक्सो ग्रुप, यानी कि एक ऑक्सो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप होना कंपलसरी है, तभी आप उसको उसका ऑक्सो एसिड कहोगे, ठीक है। एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास ये आयनाइजेबल प्रोटोन होता है, तो ऑक्सो एसिड। अब इसने कहा इसके पास एक भी पीएच बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अगर एक भी पीएच बॉन्ड नहीं है तो क्या होगा? सारे के सारे OH ही होंगे। अगर पीएच एक भी नहीं है तो राइट, सारे के सारे यही होंगे। तो अब नाउ व्हाट इज दिस क्वेश्चन? इसका मतलब ये क्या हुआ? ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा H3PO4, H3PO4। अब आप मुझे बताओ जरा, अगर तुम्हारे को ये पता है कि B तुम्हारा H3PO4 है, ओके, तो यानी कि एल्कलाई, एल्कलाई का मतलब हुआ NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यानी कि यहाँ पे क्या कंपाउंड लोगे? जब है ये रेड फोस्फोरस। हाँ, तो क्या कह रहे हो तुम कि मैम बी होगा? बी क्यों होगा? बी क्यों होगा? कोई लॉजिक? तो यानी कि तुम्हारा डी तो नहीं होगा, डी तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डी? क्योंकि H3PO3 +3 से ये कोई हम ऑक्सीडेशन थोड़ी कर सकते हैं। अच्छा, P2O3 होगा क्या? P2O3 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि P2O3 में भी तो ये +3 ही है, तो +3 से NaOH एल्कलाई है यार, एक बेस है, कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट थोड़ी है कि ऑक्सीडेशन कर देगा। वही वाला सेम वाटर वाला कॉन्सेप्ट। तो यानी कि अगर तुम H3PO3 यूज करते हो तो एल्कलाई यूज नहीं होगा ना, मतलब बताओ। चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या होता है, ठीक है।
अब सुनो मेरी बात कि क्या होता है। यू नो कि अगर मेरे पास P4 है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास P4 है, मैंने लिया वाइट फोस्फोरस, वाइट फोस्फोरस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। अब आपको बोला गया इस पे पानी डालो। जब आप इस पे वाटर डालोगे तो यानी कि आपको ये है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्या फोस्फोरस का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है? आई थिंक नहीं करता ना। यानी कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में देयर इज नो ऑक्सो एसिड, कोई भी ऑक्सो एसिड नहीं है इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यानी कि कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा तुम्हारे हिसाब से। तो क्या होता है कि जब भी हमारे पास हमें पानी डालना है और कंपाउंड मेरा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यानी कि जब कोई कंपाउंड अपना सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रह सकता है तो वो क्या करता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज भी करता है। यानी कि वो बनाने की कोशिश करेगा H3PO2, यानी कि वो कोशिश करेगा मैं +1 में चला जाऊँ, ठीक है, और साथ ही साथ मैं -3 में भी चला जाऊँ। यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होने की कोशिश कर रहा है। आया बात समझ में, है ना? ठीक है, H3PO4 नहीं बनाएंगे, ठीक है, H3PO4 तो यानी कि तुमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बना दिया, ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन थोड़ी करेगा, ठीक है। तो जो भी बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल होती है, जो नियर पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो वाले हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ओके, वो वाले हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे अब देखो NaOH वाटर था, अब मैंने इसी क्वेश्चन में क्या किया, मैंने आपसे कर दिया कि आप एक काम करो NaOH प्लस वाटर ले लो, यानी कि एल्कलाइन मीडियम ले लो। तो यानी कि मैंने बस बेस ही तो ऐड किया है, तो ये बेस क्या करेगा, इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दी, ये क्या बनाएगा, ये बना देगा सॉल्ट ऑफ H3PO2। क्यों भाई? क्योंकि आपने क्या किया, ये फोस्फोरस एक नॉन मेटल था, ये एक नॉन मेटल था, नॉन मेटल था, यानी कि ये एसिडिक था नेचर में। तो आप यहाँ पे बेस डाल रहे थे, तो आपने थोड़ा सा बेसिक मीडियम डाल दिया, तो एसिड बेस मिलके सॉल्ट बना देगा। तो यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ H3PO2 तुम्हें मिलेगा और साथ में की साथ तुम्हें PH3 मिल जाएगा। आया बात समझ में? तो यानी कि जब भी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो सेम का प्रोडक्ट बनाओ, अगर किसी तरह से तुम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कराओ, यानी कि हायर और लोअर में चले जाओ। अब जब इसका सॉल्ट बनाओगे तो क्या बनेगा, आपने देखा कि स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड OH और OH H3PO2, सॉरी मैंने तो गलत कर दिया है ना, तो यानी कि H3PO2, तो H3 3 है और O 2 ही है, तो यानी कि ये pH रहेगा, ये pH रहेगा। काफी बच्चे पता है क्या बना देते हैं, Na3PO2। किस किसने बनाया Na3PO2? Na3PO2 होगा क्या, जो इसका सॉल्ट होगा, विल दिस बी Na3PO2? नो, वाई? आयनाइजेबल प्रोटॉन तो एक ही है, ध्यान से देखो, देयर इज ओनली वन आयनाइजेबल प्रोटॉन। तो आपका आंसर होगा NaH2PO2, ये आंसर होगा। NaHPO2, अभी भी गलत कर रहे हो स्वप्निल, वापस से चेक करो। हाउ मेनी आयनाइजेबल प्रोटॉन्स आर देयर? मैंने H3PO2 बनाया है, H3PO2 में बस एक ही आयनाइजेबल प्रोटॉन है, तो मेरा आंसर NaH2PO2 आएगा, वही तो आयनाइज होगा बस। तो सॉल्ट से कितने आयनाइज होंगे, सिर्फ एक ही तो आयनाइज होगा, Na पॉजिटिव लग जाएगा इसकी जगह, ठीक है। तो NaH2PO2, दिस हैज टू बी द आंसर। समझ आ रहा है? प्लस फोस्फीन एज इट इज रहेगा, फोस्फीन में हम कुछ नहीं करा सकते हैं, वहां पे कोई सॉल्ट नहीं बन सकता है, तो तुम्हारे ये दो प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, दिस एंड दिस। ये लॉजिक क्लियर हुआ? तो यानी कि एल्कलाई के मीडियम में तुम लोग क्या करोगे, ये रिएक्शंस कराना इतना टफ नहीं है जितना हमें लगता है, ओके। तो अब इन्होंने कहा कि H3PO4 बनना चाहिए, अरे बाप रे, H3PO4, अच्छा +5 में और भी कोई कंपाउंड होता है क्या, जब आपके पास कोई पीएच बॉन्ड ना हो? चलो अब थोड़ा सा फिगर आउट करो। तो यानी कि जब मैं व्हाइट फोस्फोरस लेती हूँ तो ये होता है। अब
हम इसमें सेकेंड पार्ट देखते हैं। जब हम गाइस रेड फोस्फोरस लेते हैं, तुम्हें पता है रेड फोस्फोरस क्या होता है? तुमने अपनी मैच बॉक्स देखा है? हैव यू सीन मैच बॉक्स? हाँ जी। तो मैच बॉक्स में जो रेड रेड कलर का दिखता है ना, जिससे जलाते हो माचिस, दैट इज बेसिकली द रेड फोस्फोरस। ओके, तो वो रेड फोस्फोरस होता है। सो इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ पॉलीमरिक फॉर्म में होता है। तो जो रेड फोस्फोरस होता है दैट इज बेसिकली इन दी पॉलीमरिक फॉर्म, पॉलीमरिक फॉर्म। और जो रेड फोस्फोरस होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, यानी कि इतना, मतलब जो वाइट फोस्फोरस होता है दैट इज मोर रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, और जो रेड फोस्फोरस होता है दैट इज लेस रिएक्टिव, वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होता है। तो अब मुझे समझना है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में मेरे पास दो ही ऑप्शंस बचे हैं। सो द क्वेश्चन इज नॉट लेंदी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन हम लोग समझ रहे हैं, है ना। मैच स्टिक में जो रेड रेड कलर का पोर्शन है, जलाते हो ऐसे करके, ठीक है, वो चिंगारी मारता है, दैट इज, तो वो एक पॉलीमरिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब अगर मैं कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं जो ऑक्सो एसिड हो, यानी कि डबल बॉन्ड हो, OH हो, और जिसमें मेरे पास क्या हो, जिसमें मेरे पास क्या हो कि मेरे पास एक भी पीएच बॉन्ड नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ने यही कहा था ना, एक भी पीएच बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो यानी कि OH हो गया, और यहाँ पे अगर मैं तुम्हारा पी ऐसे कुछ कुछ ले लूँ, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ पॉलीमर, ठीक है। और यहाँ पे देर इज नो पीएच बॉन्ड। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, इट इज इन इट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +4 में है, यानी कि एक हमने ये बनाया अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, और ये रेड फोस्फोरस के केस में अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +4। ओके, जहां पे कोई भी पीएच बॉन्ड नहीं है। तो ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, जब तुम रेड फोस्फोरस से रिएक्शन कराओगे। आ गया समझ? यानी कि अगर आप रेड फोस्फोरस से रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाई NaOH प्लस का वाटर, जो भी कुछ करोगे तुम, ऑफ कोर्स एक्वा सोल्यूशन ही लोगे, तो तुम्हारा बन जाएगा P डबल बॉन्ड ONA, दिस विल बी P डबल बॉन्ड ONA और ONA, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें इसने ये क्यों दे रखा है कि तो देर इज नो पीएच बॉन्ड ना, मतलब पीएच बॉन्ड तो कोई भी नहीं है, तो डेफिनेटली दिस इज द आंसर। तो आपको क्या मिलेगा, समझ आया? यानी कि व्हाइट फोस्फोरस क्या देगा और रेड फोस्फोरस क्या देगा, दोनों समझ में आए। व्हाइट फोस्फोरस तुम्हें क्या देगा, व्हाइट फोस्फोरस तुम्हें क्या देगा, H3PO2, और H3PO2 में तो पीएच बॉन्ड्स हैं, है ना। तो आपका व्हाइट फोस्फोरस आंसर होगा क्या, टेल मी। व्हाइट फोस्फोरस तो आपको H3PO2 दे रहा था, +1 में दे रहा था, तो यहाँ पे तो आपके पास क्या थे, पीएच बॉन्ड्स थे, बट क्वेश्चन ने कहा पीएच बॉन्ड्स नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब दिस हैज टू बी द आंसर, यानी कि रेड फोस्फोरस तुम्हारा आंसर है। क्लियर? सो आई बिलीव मजा आया होगा, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सीखी हैं, तो कॉन्सेप्ट पे तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा, राइट? आई बिलीव यस। आगे बढ़े जल्दी से, कौन कौन करेगा इस क्वेश्चन को? सिलिकेट्स सीलेन्स का क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चेन कौन बनाएगा, डाइमर कौन बनाएगा, सीलेन्स क्या होते हैं, 2D सिलिकॉन्स क्या होते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले चेन की बात कर लेते हैं, ठीक है। चेन में क्या होता है, इफ़ यू आर हैविंग SiOH OH OH और OH, मैंने आपको बोला कि आपको इसका क्या करना है, डाइमरिक सिलिकॉन बनाना है। डाइमर बनाते हैं पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो SiOH OH यानी कि 2 यूनिट्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं। तो अगर मैंने इसकी 2 यूनिट्स को आपस में कंबाइन किया और यहाँ से वाटर निकाल दिया, क्या फॉर्मूला आ रहा है मेरा, चेक करके बताओ। SI डाइमरिक सिलिकॉन में क्या आएगा, यानी कि पूछा गया चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो डाइमर में यही आएगा। करो मैच, मैं एक बार ही देखती हूँ क्वेश्चन सही है ना।
तो तुम्हारा डाइमर कौन बनाएगा, हु विल फॉर्म डाइमर? तो डाइमर बनाने के लिए क्या बहुत अच्छा, यहाँ पे मिथाइलेशन भी हो रहा है, तो डाइमर बनाने के लिए सिर्फ तुम्हारा डाइमर ही बने, इसके लिए क्या जरूरी है कि इनको मिथाइल कर दें? डाइमर बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं इसको मिथाइल कर दूं, राइट, ताकि ये इससे ज्यादा रिएक्ट ही ना कर पाए। यही तो लॉजिक हुआ, वरना ये इधर उधर भी रिएक्ट करना शुरू कर देगा और फैलना शुरू कर देगा, मुझे इसे फैलने से रोकना है। सो इट्स वेरी क्लियर टू मी कि भैया ये एक ही तरफ से रिएक्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब डोंट यू थिंक कि अगर मैं इसके 2 यूनिट्स लूंगी तो मेरा काम चल जाएगा? सो इफ आई विल बी टेकिंग 2 यूनिट्स ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जल्दी से फिगर आउट करो। सबसे पहले हमने डाइमर को ही पकड़ा है, अगर इनके यहाँ पे लिंक्स को ब्लॉक कर दे और सिर्फ बीच में से एलिमिनेशन वाटर कर दे तो डाइमर बनेगा, यानी कि CH3 का होल थ्राइस SiOH में मेरे को डाइमरिक सिलिकॉन बन जाएगा। अच्छा, नॉर्मल सीलेन क्या होता है? नॉर्मल सीलेन क्या होता है गाइस? जब आपके पास CH3 का होल 4 यानी कि कोई बनेगा ही नहीं, दिस इज सीलेन। अगर 2 भी मैच कर लिए तो बाकी का आंसर आया क्या? डी का सेकेंड, डी का सेकेंड। अरे यार एक ही करके आ गया आंसर, चेक करो, और कोई हो सकता है क्या? और ए का थर्ड, ए का थर्ड, इससे ज्यादा दिमाग ही नहीं मारना। कितने सारे बच्चे होते हैं जो सिलिकॉन्स और सिलिकेट्स को छोड़ के चले जाते हैं पेपर में, बताना इज दिस रियली वर्थ लीविंग द क्वेश्चन? अब क्वेश्चन को पिक किया है तो पूरा फिनिश भी करते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास 3 है, यानी कि एक ही मिथाइल है SiO, ये यहाँ भी लिंकेज देगा, यहाँ भी लिंकेज देगा, यहाँ भी लिंकेज देगा। तुम यहाँ भी लिंक कर रहे हो, ऊपर भी कर रहे हो, नीचे भी कर रहे हो, तो तुम्हें लगता नहीं पूरी शीट बन के आ जाएगी हाथ में? तीनों तरफ लिंकेज करोगे, ऊपर भी फैलोगे, यहाँ भी फैलोगे, यहाँ भी फैलोगे, तो शीट बन जाएगी, 2D बन जाएगा। तो यानी कि मेरे को लगता है कि बी का आंसर 4 होना चाहिए, बिल्कुल शीट बन जाएगी मैम, हाँ कि नहीं? अगर तुम्हारे पास ये है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि आपने बोला कि मैम CH3 है, Si है, यहाँ पे भी CH3 है, और यहाँ पे मेरे पास मैं OO लिंकेज करूंगा। अब बताना क्या बनाओगे? अब क्या बनाओगे? यानी कि या फिर ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, 2 ही तो तुम्हारे पास खुला हुआ है। कितना आसान क्वेश्चन होता है यार ये, बच्चे स्लिकेट्स पढ़ के नहीं जाते, मतलब आई एम सरप्राइज्ड। पढ़ लो यार, देखो ये यहाँ से भी चेन बना सकता है, यहाँ से भी चेन बना सकता है, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी अ चेन। यानी कि मेरा हाथ यहाँ से भी पकड़ो, यहाँ से भी पकड़ो, दोनों तरफ से फ्री है मेरा हाथ पकड़ने के लिए। करो, लो निकालो, वाटर को एलिमिनेट कराओ और लिंकेज करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आया समझ में? ऐसा लग रहा है मुझे थक गए हो, है ना? ड्रॉप डाउन हो रहा है तुम लोगों का सेशन वॉचिंग पीरियड, क्यों हो रहा है? थक गए? थकना नहीं है, ठीक है, चलते रहना है। चलो, तुम्हारी इस बात का ख्याल रखते हुए आज का ये छठा क्वेश्चन यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। एंड आई होप तुम सिलिकॉन समझ गए हो। इट्स वेरी सिंपल। सिंपल हमें क्या करना होता है? पॉलीमराइजेशन करना होता है। मैं 2 यूनिट्स को जोड़ सकती हूँ, मैं इधर उधर उधर जोड़ सकती हूँ, मतलब तुम्हें लिंकेज कराती जानी है यार, वाटर एलिमिनेट करते जाओ, ओ का लिंकेज कराते जाओ, ठीक है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो ये क्वेश्चन देख के घबराने वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है। चलो अगला, अब एक काम करते हैं, आंसर तो डी आ गया एक को देखते ही, तो अब जल्दी से एक क्वेश्चन तुम्हारे को होमवर्क में दे रही हूँ। ये आज फोस्फोरस ने जो मिलके मजा किया है ना, कि फिर से फोस्फोरस, अब तुम सोच लो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और इसमें जरा सा ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए होमवर्क में। आप सब लोगों ने लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, वो ज्वाइन किया है? ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल विच इज गिवन। मैं अभी पी ब्लॉक पे एक सेशन और लेकर आऊंगी, ठीक है, इट्स नॉट दैट ओवर। पी ब्लॉक पे एक सेशन और लेकर आएंगे और थोड़े से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आप सबको टेलीग्राम लिंक मिला है? अगर मिला है तो जल्दी से उस पे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर शेयर करना। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाइट फोस्फोरस को कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे
तो क्या मिलेगा? अभी अभी मैंने व्हाइट फॉस्फोरस का जिक्र तुमसे किया है और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का जिक्र भी तुमसे किया है, एंड आई बिलीव तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। क्या तुम मुझे अभी आंसर दे सकते हो इसका? ये आज ही के कराए हुए कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट PDF ऑफ दिस। जो भी कुछ मैंने यहाँ समझा इसका पूरा PDF तुम्हारे साथ शेयर हो जाएगा टेलीग्राम पे। जल्दी से बता दो यार, प्लीज मुझे डिसअपॉइंट मत करो, प्लीज। पढ़ाया है देखो मेघा मैम ने, ऐसे मत करना। फॉस्फोरस जब रिएक्ट करेगा थोड़ा सा दिमाग और लगा लेना। क्या बनाया था अभी यार? तुम ऐसे करोगे, पानी निकलता है। हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का मतलब इसमें ये पानी तो ऑलरेडी होगा ना। अभी अभी बताया था जब ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो जब भी तुम्हारे पास NaOH गिवन है तो उसमें वाटर को एज्यूम कर लेना। NaOH क्या रूखा रूखा डालोगे क्या, सूखा डालोगे क्या? NaOH के क्रिस्टल डाल दोगे तो क्या रिएक्शन हो जाएगी क्या? नहीं होगी, उसका एक्वस सॉल्यूशन होता है हमेशा। तभी तो हम डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड की बात करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? पानी में घोल के डालोगे, राइट? क्या होगा आंसर? थैंक यू। इतना डिसअपॉइंट करते हो यार, अभी अभी बताया था, पूरा क्वेश्चन कराया है, यही आ रहा था डी। क्योंकि जीरो से वो क्या करेगा, जीरो से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और हायर में भी जाएगा, दैट इज +1 में जाएगा। गॉट इट? और हमने देखा था कि H3PO2 जब हम लोग बना रहे थे तो उसमें हमारे पास एक ही आयनाइजेबल प्रोटॉन था, और जब एक ही आयनाइजेबल प्रोटॉन था तो एक ही तो आयनाइज होके Na के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसीलिए हमारा आंसर ONA यानी कि NaH2PO2 आएगा। ओके, गॉट इट? अब गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल के करने की कोशिश किया करो। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन तो सिर्फ इसी में हो रहा था ठीक से। चलो, विद दिस गाइस जल्दी से सेशन को लाइक मार दो अगर तुम्हें रियली एंजॉय किया है तो। होमवर्क क्वेश्चन भी हम लोग कर जा रहे हैं, सो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। प्लीज जल्दी से लाइक कर दो और डू रेगुलर, मतलब आपको बहुत ही रेगुलर होने की जरूरत है अगर आप ढंग से जेई को बीट करना चाहते हो तो। और देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ पूरा P ब्लॉक पढ़ो, एक एक चीज पढ़ो, बिल्कुल डिटो में पढ़ो, लेकिन जो जो चीजें तुम्हें सिखाई जा रही है सिर्फ उनको सीख लो। इफ़ यू रियली वॉन्ट मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट करा दो। अगर तुम्हारा यही है कि मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट करा दो, मैम किसी भी तरीके से जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करा दो एक अच्छे नंबरों से, बस, तो खुशी खुशी तुम लोग क्वालिफाई कर लोगे, एक अच्छा रैंक भी आ जाएगा। वो डिपेंड करता है हर बच्चे की प्रिपरेशन पे। अगर तुमने पहले पढ़ाई की हुई और तुम ये सेशंस और देख रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारी रैंक बूस्ट होगी बच्चों, ठीक है? सो प्लीज़ ट्राई टू बी रेगुलर। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हारे को यहाँ पे क्विकली रिवाइज भी कराई जा रही है, समझाई भी जा रही है और क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। जल्दी से लाइक और अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, नॉट इन दी लाइव चैट में सेशन को ओवर कर रही हूँ तो कमेंट्स में बता देना कि जो भी तुम्हारे मन के जो भाव हैं उनको व्यक्त कर देना, सो दैट वी विल वर्क ऑन दैम, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।